सर लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस किया था प्रॉमिसरी नोट, क्विक उसको रिवाइज कर लेते हैं। प्रॉमिसरी नोट एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट था दैट शुड बी इन राइटिंग, जिसके अंदर एक अनकंडीशनल वादा किया जाता है कि एक पार्टी ने दूसरी पार्टी को पेमेंट करनी है और वो वादा करता है कि मैं तुम्हें पेमेंट भी करूंगा, चाहे वो वादा एक फिक्स टाइम पे हो या फिक्स टाइम पे ना भी हो, बट वादे के साथ साथ उसको पेमेंट करनी भी होती है। सिर्फ वादा कर लेना काफ़ी नहीं है या ये कबूल कर लेना काफ़ी नहीं है कि मैंने पेमेंट करनी है, उसको अदा करने के लिए कुछ स्टेप्स भी देखे जाते हैं, उसकी नीयत बेसिकली हम चेक कर रहे होते हैं। तो इसमें हम लोगों ने कहा था कि दो पार्टीज होती हैं, एक मेकर होता है और एक पेई होता है। मेकर कौन? जो कि वो इंस्ट्रूमेंट बनाता है, पेई जिसके लिए बनाया जाता है। और उसके नीचे हम लोगों ने एक स्पेसिमेन देखा था प्रॉमिसरी नोट का। ऊपर डेफिनेशन थी कि प्रॉमिसरी नोट इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग नॉट बीइंग अ बैंक नोट और अ करेंसी नोट कंटेनिंग एन अनकंडीशनल अंडरटेकिंग साइंड बाय द मेकर टू पे ऑन डिमांड और एट अ फिक्स्ड डिटरमिनेबल फ्यूचर टाइम। एक ऐसी अमाउंट पे करनी है जो कि सर्टन हो, और उसके अंदर कुछ एक्सेप्शन हम लोगों ने देखे थे कि कौन सी चीजें सर्टन होती हैं, वो अनसर्टन नहीं है। तो ये पेमेंट आपने करनी है किसी सर्टन पर्सन को या उसके कहने पे किसी और को, या बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट को। बियरर मींस जिसके हाथ में वो इंस्ट्रूमेंट मौजूद है। सर जरा इसके पास पे आए, थोड़ी सी आपको शक्ल दिखाऊंगा इसके सवाल। ऑटम 10 क्वेश्चन नंबर 9A, क्वेश्चन नंबर 9A ऑटम 10 7 नंबर का बड़ा ही खूबसूरत सवाल। 7 बातें लिखी हुई और कहा है कि बताइए इनमें से कौन से प्रॉमिसरी नोट हैं और कौन से प्रॉमिसरी नोट नहीं है। 7 लाइनें आपको दी हैं, आपने बताना है कि 7 लाइनों में कौन सी वाली लाइन क्वालिफाई करती है ऑफ बीइंग अ प्रॉमिसरी नोट और कौन सी लाइन क्वालिफाई नहीं करती। देखते हैं। फर्स्ट लाइन, आई प्रॉमिस टू पे राहत ऑन डिमांड 5,000 रुपया एट माई कन्वीनियंस। क्या ये एक प्रॉमिसरी नोट है या नहीं है या नहीं? तो उससे क्या हुआ? एट माई कन्वीनियंस क्या मुराद है? नहीं, एट माई कन्वीनियंस मेरे पास होने ना होने से नहीं है। एट माई कन्वीनियंस कि मैं जब कन्वीनियंट हूंगा तब तुम्हें पेमेंट कर दूंगा। ये कंडीशनल है, ये कंडीशनल है। हमने क्या पढ़ा था कि वो अनकंडीशनल होना चाहिए। तो वो कह रहे हैं कि जब मैं अपने एंड में बहुत इजी बैठूंगा तो मैं तुम्हें पेमेंट कर दूंगा। ये चीज नहीं होनी चाहिए। तो ये लाइन प्रॉमिसरी नोट नहीं है। रीजन क्या करेंगे कि यहाँ पे उसने कंडीशन अटैच कर दी है, जो क्या है? एट माई कन्वीनियंस। अच्छा, सेकंड स्टेटमेंट, ऑन डिमांड आई प्रॉमिस टू पे सोनू और ऑर्डर ₹5,000 फॉर वैल्यू रिसीव्ड। फॉर वैल्यू रिसीव्ड इस कंसीडरेशन मैंने कल रात में बात की थी। आई प्रॉमिस टू पे सोनू और ऑर्डर, सोनू को या सोनू के कहने पे किसी और को 5,000 रुपया अगेंस्ट द वैल्यू जो कि मुझे दूसरी पार्टी से मिली है, और ये ऑन डिमांड है। ये एक वैलिड प्रॉमिसरी नोट है। सारे असम्पशन इस पे मीट हो रहे हैं। अच्छा, आई प्रॉमिस टू पे आदिल और ऑर्डर ₹5,000 एंड 500 शेयर्स ऑफ सिग्मा लिमिटेड। नहीं, हमने कहा था सिक्का राजुल वक्त लीगल टेंडर होना चाहिए। शेयर्स को निकाल देंगे अगर, तो फिर ये प्रॉमिसरी नोट बन सकता है। बन गया या नहीं वो बात की बात है, बन सकता है। बट अगर आप शेयर वाला पॉइंट ऐड कर देंगे या कोई भी गुड ऐड कर देंगे तो वो प्रॉमिसरी नोट नहीं कहलाएगा। चौथा, आई प्रॉमिस टू पे माही और ऑर्डर ₹5,000 विद इंटरेस्ट कैलकुलेटेड एट क्वार्टरली रेस्ट। ठीक, हमने कहा था कि इंटरेस्ट सर्टन होता है। इंटरेस्ट में क्या? उसकी अमाउंट या उसकी परसेंटेज? उसकी परसेंटेज। क्या इसमें परसेंटेज दी हुई है? इसने ये कहा है कि मैं तुम्हें 5,000 रुपया दूंगा, उसमें इंटरेस्ट भी शामिल होगा। कितना शामिल होगा ये नहीं बताया। इट मीन्स के अमाउंट इज नॉट सर्टन। अमाउंट सर्टन नहीं है क्योंकि 5,000 रुपया विद इंटरेस्ट, इस 5,000 में इंटरेस्ट ने ऐड होना है। कितना ऐड होना है ये हमारे पास मौजूद नहीं है। हाँ, उसने ये कहा होता ना विद इंटरेस्ट एट 10% या एट 5% या एट 4%, 6%। उस केस में हम कहते हैं कि यार ये इंटरेस्ट की परसेंटेज दी हुई है, इंटरेस्ट की परसेंटेज दी हुई है, मगर इसने वो भी नहीं दी। इतना दूर फ्लाइट पे बैठ के उड़ने की जरूरत है? वापस आ जाओ, सवाल ने कुछ खाया तुम्हें, क्यों परेशान होते हो? अच्छा, वैसे कितनी चल रही है? एग्जाम में लिखने बैठना है, वो भी रिमोट वे में जाके, और खुद नहीं पता कि कितनी चल रही है। ऐसा काम नहीं करना। आई प्रॉमिस टू पे यू और योर सक्सेसर ऑन डिमांड ₹10,000। क्या ये एक वैलिड प्रॉमिसरी नोट है या नहीं? आई प्रॉमिस टू पे यू और योर सक्सेसर्स ऑन डिमांड ₹10,000। सर ये बताइए, 5वीं बुलेट में और दूसरी बुलेट में क्या फर्क है? उस पे ऑर्डर पे था और इस पे डिमांड पे। एक टेक्निकल फर्क है, अल्फाजों का है, थोड़ा कुछ नहीं है। ध्यान से देखो, लाइन क्या थी? तुम बाबे को या तुम्हारे कहने पे किसी और को।
यानी कि तुम कहोगे तो किसी और को मिलेगा। और वो कहता कैसे था? साइन करके, उसका नाम लिख के। आई प्रॉमिस टू पे बाबा और हिज ऑर्डर, ये वैलिड है। आई प्रॉमिस टू पे यू और योर सक्सेसर, जो तुम्हारे बाद आएंगे। कौन सक्सेसर्स? कौन से? ये आइडेंटिफाइबल पार्टीज नहीं है। अगर ये कहता ना कि आई प्रॉमिस टू पे यू और योर सक्सेसर ऑन डिमांड, या तुम उसको ऑर्डर करके लिख के दोगे तो मैं पेमेंट करने को तैयार हूं, मगर सक्सेसर कौन होंगे कौन नहीं होंगे अभी हमें बैठ के ये पता नहीं है, क्योंकि उसका ऑर्डर गायब हो चुका। उसका ऑर्डर क्या हो गया? गायब हो चुका। तो डिमांड करने के लिए भी पीछे ऑर्डर होगा तो एक पार्टी डिमांड करेगी ना। जब तक उसको ऑर्डर ही नहीं मिला वो डिमांड कैसे करे? नोट था बाबे के पास, बेटा अगर सिर्फ वो नोट पकड़ के चला जाता, एंडोर्समेंट ना करवाता, तो टेक्निकली क्या बेटा उस बाबे का सक्सेसर है? सक्सेसर है ना, बेटा है ना, सक्सेसर तो है ना। तो आई प्रॉमिस टू पे यू और योर सक्सेसर, मगर कब? जब पिछली पार्टी उसको वैलिडेट करेगी कि वाकई में तुम इस काबिल अब हो गए हो कि तुम इसको जाके कैश करवा सको। तो इट शुड ऑलवेज बी ऑन ऑर्डर। ऑर्डर करेगी, एंडोर्स करेगी, तब जाके बेटा उसको वैलिडेट कर सकता था। तो खाली सक्सेसर के केस में, खाली डिमांड के केस में ये एक वैलिड प्रॉमिसरी नोट नहीं, क्योंकि पार्टी सर्टन नहीं। जी वैलिड तो समझा था। I promise to pay Rafi और ऑर्डर ₹10,000 7 days after सालिक्स डेथ। डेथ हमने कहा था कि एक सडन इवेंट है, तो सालिक ने कभी ना कभी तो मरना है, तो जब मरेगा उसके 7 दिन के बाद। आई एम लाइबल टू पे अहमद ₹5,000। नहीं, ये सिर्फ क्या है? एक्नॉलेजमेंट कि मैंने तुम्हारे इतने पैसे देने हैं, मगर प्रॉमिस देने का नहीं हो रहा, तो ये एक वैलिड प्रॉमिसरी नोट नहीं। तो अगर इसमें कभी सवाल आएगा मैं आज एक दफा तो कितना मजा है ना? आप लोग उल्टी चलाने मारेंगे। सर ऑटम 12 पे जाइएगा। ऑटम 12 6 नंबर के लिए कुछ कहना चाह रहा हूं। क्वेश्चन 10B ऑटम 12 सॉरी 4B ऑटम 12 एक्सप्लेन द टर्म। मिल गया? एक्सप्लेन द टर्म प्रॉमिसरी नोट इन अकॉर्डेंस विद नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। 6 नंबर की डेफिनेशन और उसके एसेंशियल्स लिख देंगे। करने का सवाल है तो आपको 6 नंबर सीधे सीधे मिल जाएंगे। अच्छा जी, मुझे थोड़ा ऊपर आते हैं, एक और सवाल आपको दिखाता हूँ। आप जाइए स्प्रिंग 16 का 5B। स्प्रिंग 16 का 5B, जो सवाल हम कर रहे हैं वहां पर टिक लगाते जाए, बाद में आपने याद है ये भी नहीं कराया वो भी नहीं कराया और सारे सवाल हो चुके होंगे। थोड़ी सी हरकत कर लिया करें, हरकत में गलत होती है। अच्छा ये आपको सवाल पढ़ना है और इस सवाल को पढ़ने के अंदर हम एक लाइन को गायब कर देंगे। फिलहाल सरवत ओज ₹5 लाख टू जैन। सरवत ने जैन के कितने पैसे देने? 5 लाख रुपए। कब देना है? द अमाउंट इज पेबल ऑन 11 अगस्त 2016। सरवत की नियत ये है कि वो जैन को एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इशू करेगी ताकि जैन को थोड़ा सा जिंदगी में सुकून आ जाए कि वाकई में वो मेरे पैसे अदा कर देगी। वो कहता है एडवाइस करें सरवत को कि वो किस तरह का नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इशू करे। Also prepare a draft of the said instrument. ब्रैकेट में लिखा हुआ you may take assumptions wherever you consider necessary। एक बंदे ने दूसरे बंदे के पैसे देने और जिसके पैसे देने में बहुत ज्यादा बेचैन है, तो क्रेडिटर ये कह रहा है डेटर को कि भाई एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इशू और वो उसकी कुछ हद तक डेट को सेटिस्फाई कर देगा। बताएं कि आप कौन से वाला इंस्ट्रूमेंट इशू करेंगे। मैं आपको पहले बता दूं 3 तरह के थे, एक प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक। प्रॉमिसरी नोट के अंदर 2 पार्टीज होती हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज में और चेक में 3 पार्टीज होती हैं। ठीक है, अब सवाल पूरा पड़ता है। अज्यूमिंग दैट सर्वर डज नॉट वांट टू इन्वॉल्व अ थर्ड पार्टी इन मेकिंग द पेमेंट। वो किसी भी थर्ड पार्टी को शामिल करने में इंटरेस्टेड नहीं है। इसका मतलब है कि 2 पार्टीज हैं। इसका मतलब है कि वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट इशू करेगी? प्रॉमिसरी नोट। क्या सवाल ने बस यही मांगा है? नहीं, सवाल ने कहा ऑल्सो प्रिपेयर अ ड्राफ्ट ऑफ द सेड इंस्ट्रूमेंट। उसको हमें बना के भी दिखाएं। यू मे टेक अजम्पशंस वेयरएवर यू कंसीडर नेसेसरी। तो आपने देखा होगा कल के लेक्चर में कि एक डॉक्यूमेंट बना हुआ भी था, आपने वो डॉक्यूमेंट बना देना उठाते पिक्चर फॉर्म में। पिक्चर फॉर्म में आपने वो डॉक्यूमेंट बना देना है। एक साइड में डेट आएगी सेंटर में, उसके बाद नीचे उसने कहा कि आप कोई भी अजम्पशन ले सकते हैं। तो आप कहते हैं कि अमाउंट कब है? 11 को ना, तो आप वो स्टेटमेंट उठा के लिख दें। इसका देखिए सोल्यूशन कैसा बना हुआ और क्या बना हुआ। एक साइड पे अमाउंट आ रही होगी, ऐसा बना हुआ कुछ, यहाँ पे डेट आ रही होगी,
यहाँ पे अमाउंट आ रही होगी, यहाँ पे वो स्टेटमेंट आ रही होगी, यहाँ पे मेकर के साइन होंगे, यहाँ पे पे के साइन होंगे, नीचे उसका एड्रेस होगा, नीचे उसका एड्रेस होगा, जैसे होगा। तो क्या ये 4 नंबर मुश्किल है जो है भाई? आसान सा 4 नंबर है। तो आपको पता है आई क्या हिस्ट्री सवाल रिपीट करने की, एक आपको और सवाल दिखाता हूँ। ऑटम 20 में जाएगा 6B, ऑटम 20 क्वेश्चन नंबर 6B। सवाल पढ़ो। मुजाहिद बोला ऑटम 26B, Mujahid bought ready-made garments worth ₹6 lakh from Shoaib on credit. The amount is payable on 25 December. Mujahid wants to issue a negotiable instrument in satisfaction of the debt without involving a third party. बताइए कौन से वाला इशू करेगा और उसका ड्राफ्ट भी आपने बताना है। यू में अज्यूम नेसेसरी डिटेल्स। वहां भी 4 नंबर थे, यहाँ भी क्या 4 नंबर। तो अगर किसी बच्चे ने ऑटम 20 में जाने से पहले इस सवाल की प्रैक्टिस की होती तो वो एग्जाम में बैठ के उल्टी चला के मारता कि भाई 4 नंबर तो पक्के वो आ गए हैं जो कन्फर्म मुझे आते ही आते हैं। एक दफा जो तुमने हाथ से बनाया होता ना तो एग्जाम में दोबारा बना सकता है। इसमें कुछ भी नहीं है, डेट, अमाउंट, स्टेटमेंट, 2 साइन, नीचे 2 एड्रेस। और समझा कि आप कोई भी डिटेल्स ले सकते हैं तो आप एड्रेस कोई भी लिख दें, मगर ये असल नंबर किसके है? इस स्टेटमेंट की है। ये स्टेटमेंट आपकी सही होनी चाहिए जो कि एक वैलिड प्रॉमिसरी नोट में काउंट हो। क्या लिखा हुआ है पढ़ के बताना मुझे, पढ़ो तो। 3 months after date, I promise to 3 months after date I promise to pay ABC. after date I promise to Pay ABC ABC or to his order or to order his order plus some of rupees a sum of rupees 10,000 ठीक है for value received. फॉर वैल्यू रिसीव्ड। ये इस लाइन लिखने के आपको 4 नंबर मिल रहे हैं। सिर्फ इस एक लाइन लिखने के, मगर ये लाइन 100% पिक्चर परफेक्ट होनी चाहिए। इस लाइन में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एंडोर्समेंट तो वो वक्त होगी ना जब पे आगे एंडोर्स करेगा, पे जब आगे एंडोर्स करेगा। अगर बाबा एंडोर्स ना करता खुद जाके जाता तो कहानी खत्म हो जाती। यहाँ पे साइन होते हैं, जो पे है ना, पे उस कागज के फ्रंट के ऊपर अपना साइन दोबारा करेगा और लिख देगा उस बंदे का नाम। अगर फ्रंट एंड पे जगह खत्म हो जाए तो उसको पीछे जैसा चेक के पीछे करते हैं, साइन किया नाम। अगर पीछे भी जगह खत्म हो गई है एंडोर्स कर करके तो हम एक सफा साथ लगा सकते हैं। वो सफा भी खत्म हो गया तो आप स्टाम्प पेपर लगा सकते हैं। वो भी खत्म हो गया, आप एक और स्टाम्प लगा दें तो एंडोर्समेंट इस तरह से होती है। हाँ जी, इसी तरह सवाल है इसमें उसने कह दिया इसने आगे दूसरे को एंडोर्स कर दिया है, फिर इसमें बनाते हैं बताइए एंडोर्स किया है। सिर्फ आप क्या करेंगे जब ये पे के साइन आपने कर दिया ना, एक और साइन कर देंगे यहाँ पे और किसी और पार्टी का मैं कहता हूँ कि मैंने अहमद का नाम यहाँ पे लिख दिया। इसका मतलब है कि इस पे ने अपने साइन से एंडोर्स कर देगी, किसको दो? अहमद को दो। मजीद अगर डिटेल ऐड करनी है तो अहमद तो बहुत सारे हैं, कोई एक जाली शादी कार्ड में डाल दें 35 2 0 2 1 2 3 4 करके ब्रैकेट क्लोज करना है। जिससे आइडिया हो जाए कि हम किस वाले अहमद को दे रहे हैं जिसका आईडी कार्ड नंबर ये वाला। ओके, इसी से बिल्कुल ऊपर स्प्रिंग किस आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट एंड बताएं कि क्या ये वैलिड है या नहीं। I promise to pay Zahid rupees 3.5 lakh and all the applicable interest amounts. इंटरेस्ट हमारा सर्टन नहीं है तो क्या ये प्रॉमिसरी नोट है? है मगर वैलिड नहीं। सवाल क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है कि आइडेंटिफाई करो कि ये किस तरह का इंस्ट्रूमेंट है और फिर बताओ कि क्या ये वैलिड है या नहीं है। तो पहले आपको बताएंगे कि भाई ये एक प्रॉमिसरी नोट है मगर ये वैलिड नहीं है। क्यों? क्योंकि अमाउंट सर्टन नहीं है। अच्छा, नीचे वाला दूसरा तीसरा, I hereby acknowledge that I have taken rupees 3.5 lakh from Abid and shall pay the interest to him on the amount at agreed interest rate. हाँ, जिसके बाद में शायद क्या रहा था, at agreed interest rate. I hereby acknowledge. ये बताओ मैंने पैसे लिए थे इस बार तो मैं कैसे दो चीजें, बच्चे ने इतने सवाल किए जिसमें लिखा हुआ था कि इंटरेस्ट रेट तय नहीं है, बच्चे को नजर आया एग्रीड, बच्चे ने कहा इंटरेस्ट रेट तय। हमने क्या कहा था, या तय कर लो या उस वक्त जो मार्केट में चल रहा होगा, तो तय हो गया, एग्री हो गया ना, ठीक है। बच्चे ने कहा ये एक प्रॉमिसरी नोट है और ये वैलिड है, मगर वो बच्चा भूल गया ऊपर क्या लिखा हुआ है, आई हियर बाय एक्नॉलेज। मैं सिर्फ इस चीज को मानता हूं कि ये है मगर मैं देने का कब मानूं, ये कहां लिखा हुआ? प्रॉमिस टू पे कहां लिखा हुआ? लिखा हुआ? और एक चीज और चलो मैंने मान भी लिया कि ये जो वर्ड लिखा हुआ है शैल पे द अमाउंट, मगर कौन सी अमाउंट? क्या वो 3.5 लाख पे कर रहा है? नहीं, वो सिर्फ उस 3.5 लाख के ऊपर इंटरेस्ट की पेमेंट की बात कर रहा है।
तो हमने क्या पढ़ा था कि प्रिंसिपल हो और इंटरेस्ट हो तो दोनों ही पे होते हैं, खाली इंटरेस्ट तो पे नहीं है। तो जब तक वो प्रिंसिपल को साथ मेंशन नहीं करेगा ये एक वैलिड प्रॉमिसरी नोट मेरा काउंट नहीं होगा। तो ये लिख लें, जब आप बिल्कुल आखिरी प्रैक्टिस कर रहे हो तो ये तीसरा वाला पॉइंट आपने दोबारा से देख लेना है। इसमें 2 ट्रिक्स हैं। अच्छा, ऑटम 18 पे जाएगा, ऑटम 18 3A, ऑटम 18 का 3A आखिरी सवाल करा देते हैं। ऑटम 18 का 3A 4 लाइनें हैं, ऊपर वाले 2 को छोड़ के नीचे वाले 2 पहले करते हैं, ऊपर वाले 2 बिल्कुल सेम चाहिए। I acknowledge myself to be indebted to demand in rupees 1 lakh to be paid on demand for value received। क्या ये एक वैलिड प्रॉमिसरी नोट बना या नहीं बना? I acknowledge myself to be indebted to demand, क्या? To be indebted to demand to be paid on demand for value received। आप कहना चाह रहे हैं कि सिर्फ acknowledgement है, प्रॉमिस नहीं, बिल्कुल सही। I promise to pay Mehreen or order 1 lakh 6 days after Numan's death। ये ठीक है। डेथ क्या है? एक सर्टन इवेंट। प्रॉमिसरी नोट क्या है? मेकर कौन है, पेई कौन है, वो क्लियर हो गया। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन समझ आ गई थी कल, डिलीवरी वाली बात समझ आ गई थी। नोट कौन सा? आप इसमें करके 4 पॉइंट बना देना, प्रॉफिट वाला प्रॉफिट में। देख लो। सर बिनर वो होता है लास्ट में चेक हुआ है, बीनर वो जैसे हाथ में चलते हैं, जरूरी नहीं वो लास्ट वाला ही हो। अच्छा, सम पेबल मस्ट बी सर्टेन की बात कर रहे हो? अच्छा जी, इसको बना देते हैं। सम पेबल मस्ट बी सर्टेन, अगर सही है। अगर मैं कहूं कि मैंने आपको 1 लाख रुपया देना है, क्या ये अमाउंट सर्टेन है? सर्टेन। मैं आपसे कहूं कि मैंने आपको 1 लाख रुपया देना है प्लस इंटरेस्ट देना है जितना भी बन गया, सर्टेन? नहीं, ये इंटरेस्ट जितना भी बन गया ये अपने अंदर क्या है? अनसर्टेन। जिसने इसको भी क्या कर दिया? खराब कर दिया। मैंने आपको 1 लाख रुपया देना है प्लस इंटरेस्ट देना है 10% के ऊपर। अब ऑल दो इंटरेस्ट कितना बनेगा अभी भी वो क्या है? अनसर्टन, मगर उसकी परसेंटेज हमने आइडेंटिफाई कर लिया है जिससे वो सर्टेनिटी के करीब करीब आ चुका है। तो यहाँ पे दिस वुड बी सर्टन, ये एक वैलिड। अच्छा, हमने कहा था कि पेमेंट आपने करनी है लोकल करेंसी में, सिक्का राजू वक्त। मैंने आपको $1000 की पेमेंट करनी है जो कि कन्वर्ट होंगे उस टाइम के एक्सचेंज रेट पे, और कन्वर्ट होंगे वो PKR में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या ये वैलिड है? एक्सचेंज की वजह से वैलिड है। वो रेट आप तय भी कर सकते हैं या वो रेट जो मार्केट का उस वक्त चल रहा होगा वो, तो ये सर्टन है, ये वैलिड है। मैंने आपको पेमेंट करनी है 1 लाख की प्लस प्रॉफिट्स दूंगा जो मेरे बिजनेस से आएंगे सन 2019 में, और हम खड़े हैं 2019 के एंड पे या 20 के स्टार्ट में। तो प्रॉफिट्स कितने आएंगे 19 में नहीं पता, सर्टन नहीं है ना, अमाउंट सर्टन नहीं है, चाहे 2 रुपये हैं या 20 रुपये हैं या 2 लाख रुपये हैं। अगर मैं ये कह दूं कि मैंने 8 लाख रुपये देना है प्लस प्रॉफिट्स का 10% देना है उसके साथ, तो ये वही पॉइंट है जो यहाँ पे ये पॉइंट था इंटरेस्ट वाला। तो अगर आप परसेंटेज लगा दें तो आप उसको कुछ हद तक सर्टन कर देते हैं, और अगर परसेंटेज भी ना हो, सिर्फ एक वेग सी स्टेटमेंट हो कि मैं तुम्हें प्रॉफिट का शेयर दूंगा, कितना दूंगा नहीं बताया, या तो मैं ये कहूंगा कि मैं तुम्हें 2019 के प्रॉफिट्स में से 3.5 लाख रुपए दूंगा, तो वो 3.5 लाख रुपए क्या हो गया? फिक्स हो गया, डिटरमिन हो गया, सर्टन हो गया। मगर मैं शेयर दूंगा, कितना दूंगा इसका आइडिया नहीं है, तो वो क्या? अनसर्टन। हाँ, अगर मैं परसेंटेज साथ ऐड कर दूं तो दैट वुड बी सर्टन। तो यही वो कह रहा है, सर्टन माना जाएगा जब आप एक परसेंटेज की फिगर ऐड कर दें उस प्रॉफिट या उस लॉस के साथ। A promise to pay is not conditional, nor is the sum payable uncertain by reasons of it being subject to adjustment for profit or loss, as the case may be of the business। तो सिर्फ ये कह देना कि मैं तुम्हें प्रॉफिट का शेयर दूंगा, कितना दूंगा नहीं पता, अमाउंट क्या है नहीं पता, वो सर्टन नहीं है। हाँ, कितने परसेंट दूंगा, वो परसेंटेज की वजह से हम उसको सर्टन काउंट कर लेते हैं। ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट 1881 का कानून है भाई। 2019 के कितने तो नहीं है ना, सर्टन नहीं है। अब प्रॉफिट अगर 10 लाख आया, उस 10 लाख में से कितने देने हैं ये नहीं पता, 2 लाख देना है, 1 लाख देना है, पूरा देना है, 5 लाख देना है, 6 लाख देना है, ये आइडिया। तो वो अमाउंट हमेशा क्या रहेगी? अनसर्टन। उससे क्या होगा? दोनों पार्टीज हमेशा कंफ्यूजन में रहेंगी और लड़ाई करती रहेंगी। अगर एक पार्टी ने कहा हो कि जितना भी प्रॉफिट आ गया उसका 10%, तो फिर लड़ाई नहीं होगी।
अब हर एक को पता है कि 10 लाख आ गया तो लाख रुपया मिलेगा, 20 लाख आ गया तो 2 लाख रुपया मिलेगा, लड़ाई का चांस खत्म हो जाएगा उस परसेंटेज को सर्टन करने से। डन सर, ये बात हमें समझ आई। लेट्स टॉक अबाउट बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज कल वाली कहानी याद है ना, उसका पार्ट 2 करते हैं। वही बादशाह वही बाबा। बादशाह कल भी जंगल में गया था, बादशाह आज भी जंगल में जाएगा। बादशाह कल भी घोड़े पे सवार था, बादशाह आज भी घोड़े पे सवार था। बादशाह कल भी जंगल में गायब हो गया था, वो आज भी जंगल में गायब हो गया। बादशाह कल अकेला था, आज बादशाह अकेला नहीं। आज बादशाह के साथ एक उसका वफाकी वजीर, जिसको हम वजीर खजाना कहते हैं, वो साथ है। कौन साथ है? वजीर खजाना। इसाक भाई साथ साथ फिर रहे हैं। तो कल एक बंदा गुम हुआ था, आज 2 बंदे गुम हुए। कल एक बाबा था, आज भी एक बाबा है। कल भी झोंपड़ी थी, आज भी झोंपड़ी है। कल भी उसने बकरी खिलाई थी, आज भी वो बकरी ही खिलाएगा। मगर कल वो बकरी एक बंदे ने खाई थी, आज वो बकरी 2 लोग खाएंगे। और जब बाबा कहेगा कि भाई पैसे, तो बादशाह बोलेगा कि भाई खजानची इसको पैसे दो, मेरी जेब तो खाली है, तुम खजानची हो, ट्रेडर हो, तुम्हारे पास पैसे होने चाहिए, इस बाबे को पैसे दो। खजानची ने जेब में हाथ डाला, उसकी जेब भी खाली निकल आई। दोनों बेचारे परेशान। तो अब बाबे के साथ डबल मुहिम हो गया। ऐसे में क्या हुआ, जो कि खजानची पास है, बादशाह का एक पर्सनल बंदा साथ है, तो बादशाह ने उस खजानची को वर्बली एक हुक्म दिया कि जब भी बाबा या बाबे के कहने पे कोई और तुम्हारे पास महल में आए, तो मैं तो बिजी होता हूँ मीटिंग्स के अंदर, तुम्हें काम करना, तुम इसको पेमेंट कर देना। ये वर्बली कहा उसने। बाबे ने कहा मैं इसको नहीं मानता, कल कोई मुकर जाए, मुझे ना पहचाने या मेरे भेजे हुए शख्स को ना माने तो कौन जिम्मेदार होगा? तुम मुझे लिख के दो, मुझे लिख के दो। तो कल के केस में 2 पार्टीज थी, आज कितनी पार्टीज हैं? 3। एक वो बंदा जो कि वो इंस्ट्रूमेंट बना रहा है, एक वो बंदा जिसको हुक्म दिया जा रहा है, एक वो बंदा जिसके लिए ये इंस्ट्रूमेंट क्रिएट किया जा रहा है। बना कौन रहा है? बादशाह। किसके लिए बना रहा है? बाबे के लिए। और उसमें हुक्म किसको दे रहा है? वजीर। तो कल 2 लोग थे, आज कौन है? 3 बंदे। कल उन 2 लोगों के नाम क्या थे? एक मेकर था और एक पेई था। इसमें हम नाम थोड़ा सा चेंज कर लेंगे। पेई वही रहेगा जो कल था। मेकर को हम कहेंगे कि तुम मेकर से कल की करके क्या बन गए हो? ड्रॉर। क्या बन गए हो? ड्रॉर। ड्रॉ यानी कि जिसने वो इंस्ट्रूमेंट ड्रॉ किया, बनाया। पेई जिसके लिए बनाया गया। ड्रॉई जिसको हुक्म दिया गया। ड्रॉई कौन है? जिसको हुक्म दिया गया कि तुमने पेई को पैसे देने हैं, उसकी डिमांड। हमने कहा था कल की 2 पार्टीज हैं, एक मेकर है और एक कौन सा था हमारे पास? पेई। मेकर कर क्या रखी, वो बन गया, कौन बन गया? मेकर इज ड्रॉर। मेकर इज, मेकर के एंड क्या आता है? यार। यहाँ पे तीनों पार्टीज किसके अंदर याद आ रहा है? ड्रॉ के अंदर। पे विल रिमेन द सेम। खजानची कौन है? ड्रॉ। पढ़ते हैं डेफिनेशन। अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग। एक काम करके साथ-साथ कंपेयर करते हैं इसकी डेफिनेशन को विद डेफिनेशन ऑफ प्रॉमिसरी नोट। बड़ा मजा आएगा, यू विल एंजॉय। वहां पे क्या लिखा हुआ था? अ प्रॉमिसरी नोट इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग। यहां क्या लिखा हुआ है? अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट इन containing an unconditional order। वहां भी लिखा हुआ था। चलो, मगर मेन वर्ड क्या है? अनकंडीशनल। वहां पे वर्ड अंडरटेकिंग क्यों था? क्योंकि आप एतराफ कर रहे थे, आप कबूल कर रहे थे। यहां पे है कि आप एक अनकंडीशनल ऑर्डर दे रहे हैं, साइंड बाय द यहां पे क्या है? साइंड बाय द मेकर। इसको आप ब्रैकेट में ड्रॉअर भी लिख सकते हैं, तो यहां पे जो हम वर्ड यूज करेंगे वो मेकर का नहीं है, वो किसका है? ड्रॉअर का। तो इट कैन बी साइंड बाय द ड्रॉअर। अच्छा, वहां पे हमने किसी को डायरेक्ट किया था कि तुमने पेमेंट करनी है? नहीं, मगर यहां पे करेंगे। डायरेक्टिंग अ सर्टेन पर्सन। डायरेक्टिंग अ सर्टेन पर्सन। वर्ड सर्टेन इंपॉर्टेंट है। हमने ये नहीं कहा कि किसी से भी आके पैसे ले जाना, हमने क्या कहा है? उस खजानची से जिसको मैंने नीचे लिख दिया है, उससे आके पैसे ले जाना। तो इसको जो हम डायरेक्ट कर रहे हैं वो कौन है? ड्रॉई। लिख लें, सर्टेन पर्सन के नीचे लाइन लगा के ऊपर लिख लें, इसका मतलब क्या है? ड्रॉई। डायरेक्टिंग अ सर्टेन पर्सन। आप ड्रॉई को डायरेक्शन दे रहे हैं टू पे ऑन डिमांड। जब तक वो आगे डिमांड नहीं करेगा, पेमेंट तो नहीं होगी। और क्या कल एट अ फिक्स और डिटरमिनेबल फ्यूचर टाइम पड़ा था? कल क्या अमाउंट सर्टेन थी? कल क्या ऑर्डर ऑफ द सर्टेन पर्सन था? कल क्या बियर्ड ऑफ द इंस्ट्रूमेंट था? तो बाकी सारी बातें क्या है? सेम है। फर्क कहां पे आया? मेन दैट यू आर डायरेक्टिंग अ सर्टेन पर्सन, यू आर डायरेक्टिंग अ सर्टेन पर्सन टू पे। और कल थी वर्ड अंडरटेकिंग, आज क्या वर्ड है? अनकंडीशनल ऑर्डर। कल के केस में हमारे पास 2 पार्टी थी, आज कितनी पार्टी है? 3। मेकर कन्वर्ट हो गया ड्रॉअर में। इट इज अ पर्सन हु ड्रॉज अ बिल ऑफ एक्सचेंज।
पेड, वो शख्स टू whom द अमाउंट इज पेबल, जिसको पेमेंट करनी है। ड्रॉइंग, इट इज अ पर्सन हु इज ऑर्डर्ड टू पे द अमाउंट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। तो ड्रॉइंग कौन है? जिसको ऑर्डर किया गया है कि तुमने इसकी पेमेंट करनी है। वो कहते हैं कि जब ड्रॉइंग कबूल कर लेना बिल ऑफ एक्सचेंज को, एक्सेप्ट कर ले, तो उसको हम एक्सेप्टर भी कहते हैं। तो ड्रॉइंग का दूसरा नाम क्या है? एक्सेप्टर। कब माना जाएगा? जब वो एक्सेप्ट कर देगा बिल ऑफ एक्सचेंज को। और एक्सेप्ट कब करेगा? जब उसके हाथ में आएगा। उसके हाथ में कब आएगा? जब दूसरा बंदा लेके पहुंचेगा और डिमांड करेगा कि भाई मुझे इसकी पेमेंट दो। तो जैसे ही वो कबूल कर लेगा उस बंदे को और उस कागज को, वो क्या बन जाएगा? ड्रॉइंग से एक्सेप्टर। उससे पहले पहले वो क्या है? ड्रॉइंग। यहां तक है? अनकंडीशनल ऑर्डर, यहां पे आप हुक्म दे रहे हैं खजांची को और वो हुक्म किसी कंडीशन पे कंटिंजेंट नहीं है कि जब ये बाबा या उसके कहने पे कोई और तुम्हारे पास आए तो तुमने पैसे दे देने हैं। ये एक अनकंडीशनल ऑर्डर है। ये नहीं कहा कि उस वक्त बारिश होगी तो देने हैं पैसे, धूप निकली होगी तब इसको आना चाहिए, खजाने में पैसे होंगे तब देने हैं, नहीं। ऑर्डर पास कर दिया क्योंकि अनकंडीशनल है कि तुमने उसको पैसे देने हैं। अब पीछे क्या था? अंडरटेकिंग। मैं इतराफ करता हूं कि मैंने तुम्हारे पैसे देने हैं। उसमें हमने कहा था कि तुमने किसी और के पास नहीं जाना, सिर्फ किसके पास आना है? मेरे पास आना है। मगर यहां पे बादशाह कह रहा है कि तुम खजांची के पास जाओगे और मैं उसको एक अनकंडीशनल ऑर्डर पास कर रहा हूं कि वो तुम्हें पैसे देने का पाबंद है। समझे? मगर कल क्या था? अनकंडीशनल अंडरटेकिंग। मैं इतराफ करता हूं कि मैं तुम्हारे पैसे देने का मकरूज हूं, तो मेरे पास आना, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। बादशाह अपने आप को तो ऑर्डर नहीं कर सकता, तो इसलिए कल ये वाला वर्ड लाइक था। मगर यहां पे वो खजांची को हुक्म दे रहा है, इन अदर वर्ड्स एक्नॉलेज तो कर ही रहा है। क्यों? हुक्म पास कर रहा है। तो बैक एंड पे क्या है? एक्नॉलेजमेंट चल रही है। डेफिनेशन क्या है? पार्टीज क्या है? इसके स्पेसिमेन पे आता है। आई कैन ये भी करवाया था, स्पेसिमेन ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। क्या कल को डेट थी? क्या कल को डेट थी? आज भी डेट है। क्या कल लेफ्ट साइड पे पैसे आ रहे थे? आज भी आ रहे हैं। कल क्या एक्सट्रीम राइट पे बॉटम के ऊपर मेकर के साइन थे? तो अब मेकर कौन? मेरा ड्रॉअर। तो अब किसके साइन आएंगे? ड्रॉअर के। क्या कल उसके नीचे उसका एड्रेस आ रहा था? आज भी आ रहा है। क्या कल लेफ्ट साइड के ऊपर पेई का नाम आ रहा था? उसके नीचे एड्रेस आ रहा था? तो ऐड क्या हुआ? ड्रॉइंग। ड्रॉइंग का नाम और उसके साइन के मुताबिक ऐड कर देना। ड्रॉइंग का नाम ऐड हो जाएगा और उसके साथ उसके साइन ऐड हो जाएंगे और कोई फर्क नहीं आएगा। ड्रॉइंग का नाम आ गया और उसके साइन आ गए। कल वाले पेई को पे कर देगा, उसमें कोई क्या? जब ये पेई को पे करेगा उस वक्त इसमें कोई नहीं आएगा, साइन वाला। जब पेमेंट करेगा तो उसे रसीद देगा कि मैंने तुम्हें पेमेंट करके साइन कर दिया, या वो इंस्ट्रूमेंट लेके पढ़ देगा या अपने पास रख लेगा। जब अपने पास रख लिया तो इट मीन्स कि वो बादशाह के पास वापस पहुंच गया। इट मीन्स कि उसकी जर्नी खत्म हो गई। कल ये एलिमेंट्स आता है, तो अगर आप उसको एक दफा क्लैम करेंगे तो बार बार क्लैम करने की जरूरत नहीं है। ये तकरीबन रिपीट हो रहे हैं सिवाय 2 पॉइंट्स के। क्या कल वाला इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग था? तो जो बातें कल लिखी हुई थी वो सेम बातें आप यहाँ पे लिख सकते हैं, बस आपने वर्ड प्रॉब्लम नोट को रिप्लेस कर देना किससे? बिल ऑफ एक्सचेंज से। क्या कल अमाउंट डेफिनेट और अनकंडीशनल थी? यहाँ पे भी यही है। क्या कल सर्टेन पार्टीज थी? यहाँ पे भी यही है। क्या कल हमने कहा था कि सम पेबल मस्ट बी लीगल टेंडर? यहाँ पे भी यही है। सम पेबल मस्ट बी सर्टेन? यहाँ पे भी यही। तो अगर आप एक दफा उसको याद कर लेंगे तो बार बार याद करने की जरूरत नहीं है। तो आपने नाम को चेंज कर देना है। यू विल बी यूजिंग द वर्ड बिल ऑफ एक्सचेंज एंड नॉट प्रॉमिसरी नोट। बाकी सारी लाइनें वही है। 2 एडिशनल बातें। ऑर्डर टू पे, कौन सी बात? ऑर्डर टू पे, अनकंडीशनल ऑर्डर। कल ये वाली बात वहां पे मौजूद नहीं थी, तो इट शुड नॉट बी अ रिक्वेस्ट, इट शुड बी अ ऑर्डर। फिर कल मेकर और पे था, नाउ इट इज साइंड बाय द ड्रॉअर एंड ड्रॉइंग। कल एक पार्टी साइन करी थी, अब 2 पार्टीज साइन करेंगी। अब अगर मैं आपसे कहूं कि सर अगर आप मुझे कोई 5 डिफरेंस निकाल के बता दें इन दोनों में, तो क्या बता देंगे? 5 बता देंगे ना? जल्दी से। और जब आप बना लें तो किताब से कंपेयर कर लीजिएगा। किताब में ना जो नेक्स्ट पेज पे टेबल दिया होगा डिफरेंसेस का, तो पहले आपने निकालना है और निकालने के बाद इसके साथ कंपेयर करना है। और जहां तक आपको लगे कि आपके 5 में से 4 ठीक है तो समझिए कि आप सही डायरेक्शन पे जा रहे हैं। और अगर आपको यहां से कोई ऐसा पॉइंट मिलता है जो कि आपने मेंशन नहीं किया हुआ, तो इट मींस कि आप अपने नोट्स में वो पॉइंट ऐड कर सकते हैं। डन? समझ आ गया वर्ड्स बिल ऑफ एक्सचेंज? पक्की बात है। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूं कि पुराने जमाने का बिल ऑफ एक्सचेंज आजकल के दौर का चेक है, तो क्या आप माइंड तो नहीं करेंगे? चेक में क्या होता है? एक पार्टी चेक बनाती है, तो एक पार्टी के लिए बनाती है। जो बनाता है वो कौन है? ड्रॉअर। जिसके लिए बनाया जा रहा है वो कौन है? और क्या चेक जो बंदा बना रहा है वो खुद पैसे देता है? नहीं, हुक्म देता है किसको? बैंक को। तो बैंक कौन है? ड्रॉइंग। बैंक कौन है? ड्रॉइंग। एक बात आपको ध्यान रखनी है कि बिल ऑफ एक्सचेंज, जिसमें हमने कल की बात की थी, बिल ऑफ एक्सचेंज एक डिमांड इंस्ट्रूमेंट भी है और एक बियर इंस्ट्रूमेंट भी है।
मगर जो आपका चेक है ना, चेक इज ऑलवेज पेबल ऑन डिमांड। चेक के केस में कोई और दूसरी बात नहीं है, जब तक आप जाके डिमांड नहीं करेंगे वो आपको पेमेंट नहीं देगा। तो चेक इज ऑलवेज पेबल ऑन। बीरर मीन्स वो बंदा जिसके हाथ में इंस्ट्रूमेंट है और वो कैश करवाने के लिए पहुंच चुका है। अब वो बंदा जो कि चेक अपने हाथ में रख के फिर रहा है, आगे जाके हम देखेंगे कल या परसों में कि क्या वाकई में उस बंदे को जो एंडोर्समेंट की है वो वैलिड भी है या नहीं। कभी कभी क्या होता है कि आपको सड़क पे पड़ा हुआ चेक मिल जाता है और उस पर साइन भी हुए होते हैं, तो जब आपने चेक उठा लिया आप क्या बन गए उसके बीरर, आपके हाथ में वो चेक है। और अगर मैं कहूँ कि चेक के ऊपर साइन भी नहीं हुए हैं, सॉरी साइन हुए हैं मगर अमाउंट मेंशन नहीं है, तो क्या होगा, एक ब्लैंक चेक, तो वो धोखेबाजी फिर हो सकती है वहाँ पे। तो अभी के लिए सिर्फ ये समझ लेंगे बीरर का क्या मतलब है, द पर्सन हु इज होल्डिंग। आगे जाके इसका मतलब चेंज होगा। फॉर नाउ व्हाट इज बीरर, द पर्सन हु इज होल्डिंग द चेक। इसको हम ऐसे कहेंगे होल्डर। एक होता है होल्डर, एक होता है होल्डर इन ड्यू कोर्स। ये भी कॉन्सेप्ट है, ये कल या परसों में हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे। बट फॉर नाउ द वर्ड बीरर इज इक्वल टू होल्डर, वो बंदा जिसके हाथ में क्या है, चेक। चैप्टर 15 पे जब मान करो, चलाऊंगा एक लंबी चलाऊंगा। जो चेकबुक होती है, क्या कोई भी चेक किसी भी बैंक से इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं। एक चेकबुक किसी स्पेसिफिक बैंक की होगी, यानी कि अगर मैं चेकबुक के ऊपर चेक पे साइन कर रहा हूँ, इट मीन्स कि मैं अपने ड्रॉई को कह रहा हूँ, ड्रॉई कौन है, वो बैंक, कि जब ये बंदा पेमेंट के लिए आए तो उसको पैसे पे कर देना। तो क्या उसमें मुझे ड्रॉई को दोबारा मेंशन करने की जरूरत है? नहीं, क्योंकि वो कागज ही किसकी तरफ से आया हुआ है, ड्रॉई की तरफ से आया हुआ है। अपर चेक इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज drawn on a specified banker and not expressed to be payable otherwise than on demand। शायद का मतलब है it is always payable on demand। इसको आसान करके लिख लें, चेक एक बिल ऑफ एक्सचेंज है जो कि स्पेसिफाइड बैंकर में ड्रॉ किया जाता है and it is always payable on demand। उसमें भी तीन पार्टीज थी, इसमें भी तीन पार्टीज है, वहां भी ड्रॉर था, यहाँ भी ड्रॉर है। द पर्सन हु ड्रॉज अ चेक, जिसने चेक बनाया है, बनाने से मुराद ये नहीं कि उसने चेक को प्रिंट किया, मुराद ये है कि उसने फिगर लिखी है, अपने साइन किए, अमाउंट लिखी है। ड्रॉई वो बैंक जिसकी चेकबुक पे आप ये सब काम कर रहे हैं, और पे जिसके लिए ये चेक बनाया जा रहा है। फिर नीचे उसका एक स्पेसिमेन दिया है जो एक नॉर्मल चेक का होता है। एक साइड पे लेफ्ट कॉर्नर पे क्या आता है, बैंक का नाम आ रहा होता है, फिर अमाउंट आती है, चेक नंबर आता है, डेट आती है, कितने अमाउंट पे करने हैं वो आप वर्डिंग में लिखते हैं, उसको आप बाद में न्यूमेरिकल फिगर में लिखते हैं। फिर नीचे अकाउंट नंबर, टाइटल, सिग्नेचर, और एक लाइन आती है कि इस लाइन से नीचे आपने नहीं लिखना। तो आई का कोई भरोसा नहीं है, वो आपसे चेक का स्पेसिमेन भी बनवा सकता है, जैसे उसने प्रॉमिसरी नोट का बनवाया, वो इस चेक को भी आपसे ड्रॉ करवा सकता है। तो अभी तक चेक और बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या फर्क देखा है? दो, ये ऑलवेज पेबल ऑन डिमांड होगा, और दूसरा यहाँ पे जो आपका ड्रॉई है इट इज अ स्पेसिफाइड बैंक। सर क्या वो इन राइटिंग था? ये भी इन राइटिंग है। क्या वो डेफिनेट और अनकंडीशनल था? ये भी है। क्या वहां पे एक्सप्रेस ऑर्डर था, रिक्वेस्ट तो नहीं थी? यहाँ पे भी एक्सप्रेस ऑर्डर है, रिक्वेस्ट नहीं है। वहां पे साइन वाला ड्रॉ हुआ था, यहाँ पे भी हुआ है। वहां पे पार्टी सर्टन थी, यहाँ पे भी सर्टन है। द ऑर्डर मस्ट बी टू पे अ सर्टन सम, सर्टन वहां भी था, सर्टन यहाँ भी है। द ऑर्डर मस्ट बी टू पे मनी ओनली, सिक्का राइजल वर्क, लीगल टेंडर वहां भी था और यहाँ पे भी है। अब इट इज ऑलवेज पेबल ऑन डिमांड, एक ये फर्क, और इट इज ऑलवेज ड्रॉन ऑन अ स्पेसिफाइड बैंक, ये दूसरा फर्क है। जो एंड के दो बुलेट्स हैं वो डिफरेंसेस हैं मेन, अदरवाइज द कांसेप्ट रिमेंस द सेम। अब एक और नोट कर लें, डिफरेंस बिटवीन बिल ऑफ एक्सचेंज एंड चेक, और यकीन मानिए इन दो पॉइंट से कुछ और भी फर्क है, इतने ज्यादा फर्क वो है। मतलब शायद आपको अभी ये चीजें क्लियर ना हो डिफरेंसेस वाली, बट ट्राई कीजिएगा अगर समझ आती है, अदरवाइज हमने तो करनी है क्लास में। तो मैं आपको दो काम देख रहा हूँ, डिफरेंस बिटवीन प्रॉमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज, और डिफरेंस बिटवीन चेक और बिल ऑफ एक्सचेंज। डन, चलाते हैं।